बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको इस चैनल के नावल्स पसंद आ रहे होंगे। अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक छोटा सा अफसाना जिसका नाम है बुकत और राइटर का नाम है सदफ आसिफ। सातों आसमान सर पर गिरने का मुहावरा उसे आज समझ में आया था। जिसकी आंखों में बचपन से एक सपना पला हो, अचानक उसे नोच लिए जाने के कर्ब पर वो तड़प उठा। उस्वा प्लीज़ कुछ तो सोचो, ये बड़ा जुल्म है। उफ़क़ का जर्द चेहरा देखकर उसका दिल धड़का। उफ़क़ उसके मुंह से एकदम निकला। उस्वा वो ज़ख्मी निगाहों से तकते हुए बिलबिला उठा। अब मेरी मुसीबतों को और ना बढ़ाओ, मैं मम्मी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। वो इस बार बेबस होकर रो दी। उफ़क़ महमूद तड़प कर रह गया। उस्वा भला कोई अपनी ज़िंदगी के बग़ैर भी रह सकता है, मैं ये जुदाई सह नहीं पाऊँगा। वो अब दरख्वास्त करने लगा, इस ख़्याल को दिल से निकाल दो। मम्मी ने वकास अहमद के साथ मेरी बात तय कर दी है। अब हमारा साथ मुमकिन नहीं। इस हकीकत को मान लेने में ही हम दोनों की भलाई है। उस्वा ने भीगी आंखों को पोंछते हुए मजबूत लहजे में कहा, ये मामी की बेजा ज़िद है। वो अपनी ज़ाती चपकलश पर हम दोनों की ज़िंदगी ख़राब करना चाहती हैं। उसकी आंखों से बहता हुआ दर्द उस्वा के आसपास फैलने लगा। गुजरी बातों को छोड़ो, मम्मी ने उन लोगों को शादी की तारीख भी दे दी है, उस्वा ने कहा और मुंह पर हाथ रखकर सिसकी ली। तुम्हें एक बार हिम्मत तो दिखाओ, मैं असद मामू को मना कर दम लूँगा। आखिर ये हम दोनों की ज़िंदगी का मामला है, इसका फ़ैसला वो अकेले कैसे कर सकती हैं? ये तो सरासर ज़्यादती होगी। अब वो गुस्सा होने लगा। उस्वा से उसका दीवानापन झेला नहीं गया। उफ़क़ होश में आओ, वो कोई और नहीं मेरी माँ हैं। तुम पर नहीं मगर वो मुझ पर अपना मुकम्मल हक़ रखती हैं। बस अब मुझे कोई दूसरी बात नहीं सुननी। वो अपना पर्स उठाकर तेज़ कदमों से बाहर की जानिब चल दी। उस्वा सुनो, उफ़क़ पीछे से पुकारता रह गया, मगर उसकी सदा राय गां गई। वो चली गई। उसने हाथों की लकीरों में अपनी किस्मत को तलाशा। दिल का दर्द इंतहाओं तक जा पहुंचा। उस्वा ने जुदा होने का फ़ैसला करके उसे खुद की नज़रों में भी बेवक़्त कर दिया था। कार्ड छपने चले गए। शादी की तारीख सर पर आ गई। उस्वा का दिल बुझने लगा, मगर वो मजबूर थी। उफ़क़ को बेइंतहा चाहने के बावजूद वो अपनी माँ का मान नहीं तोड़ सकती थी। उसकी मम्मी ताजवर बानो को शुरू से अपनी नंद फरीदा से पता नहीं क्या मसला था। उनकी अच्छी बात पर भी वो बुरा मान जाती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी ससुराली रिश्ते से बिला वजह का बैर बांध कर ताउम्र बड़ी ढिठाई से अपनी सोच पर कायम रहते हैं। ताजवर का भी यही हाल रहा। दरअसल उनकी सास मरहुमा ने मरते वक्त ये बड़ा सा घर जिसमें असद अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर थे, बेटे के नाम कर दिया और तरके में अपना सारा जेवर बेटी को दे दिया। मोटे मोटे खालिस सोने के बने भारी सेट पर उनकी बहू की शुरू से निगाह थी, मगर फजीलत के फ़ैसले से ताजवर को यूँ लगा जैसे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। फरीदा को भाभी की मतलब परस्ती से बहुत दुख पहुंचा। ताजवर ने इस बात पर तो कोई एतराज़ नहीं उठाया कि घर में फरी को हिस्सा क्यों नहीं दिया गया, मगर इस बात पर महीनों सोग मनाया कि इतने भारी भारी 3 सेट सिर्फ बेटी को क्यों दिए गए। पोतियों का भी उसमें हक बनता था। फजीलत बेगम ने ये फ़ैसला करके दूरअंदेशी का सबूत दिया था कि अगर मकान बेचकर उसमें से बेटी का हिस्सा दिया जाता तो महंगाई के इस दौर में असदुल्ला में इतनी सकत कहाँ थी कि इतना आलीशान घर दोबारा बना पाते। इसीलिए उन्होंने बेटी को हिस्से के तौर पर जेवर दे दिए जो फरीदा का शरई हक बनता था। अम्मा को रखा हमने, आखिरी वक्त में सारी खिदमत यहाँ से ली और सारा जेवर लपेटकर फरी को दे दिया। अगर एक सेट बहू को भी दे जाती तो क्या था, मगर भैया बेटी तो बेटी ही होती है ना। वो ख़ानदान भर में इस किस्म की बातों का ढंढोरा पीटती रही। बातें ज़रब तकसीम होकर फरीदा के कानों तक भी जा पहुँची। अगर वो अपनी सफाई देती तो सामने वाला आग लगाने वाले अंदाज में बात ताजवर के सामने बयान करता। इस वजह से दिलों के बीच फासले धीरे धीरे बढ़ते चले गए।
فریدہ دل کی بہت اچھی تھی مگر تاجور کے رویے سے کافی محتاط رہنے لگی۔ بھائی کے گھر پر خاص موقع پر ہی جاتی۔ حالانکہ اسداللہ نے ہمیشہ چھوٹی بہن کو اولاد سے بڑھ کر چاہا، مگر تاجور نے بہن بھائی کے بیچ اجنبیت کی ایسی دیوار کھڑی کر دی جس کا گرانا مشکل ہو گیا۔ خاندانی چپکلش سے پیچھا چھڑانے کے لیے اسداللہ نے فرار کی بہترین راہ ڈھونڈ نکالی۔ وہ نہ بیوی کے معاملے میں بولتے نہ ہی بہن کو کچھ کہتے، بس اپنے کام دھندے میں مصروف رہتے یا شام کو فراغت کے لمحات میں مرزا صاحب کی سنگت میں شطرنج کی بساط بچھا کر بیٹھ جاتے۔ افق عصبہ کو بہت شدت سے چاہتا تھا۔ وہ اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ ماں پر زور بھی دیا کہ وہ ماموں کے پاس عصبہ کا ہاتھ مانگنے جائے۔ فری کو بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ عصبہ اپنی دادی فضیلت بیگم کی کاپی تھی۔ گوری رنگت، خوبصورت آنکھیں، کھڑے نکوش، لمبے گھنے کالے بال اور پرکشش سراپا۔ فریدہ کو شروع سے اپنی اس بھتیجی سے خاص انسیت تھی، مگر تاجور کی فطرت کو پہچانتے ہوئے وہ صحیح وقت کی تلاش میں تھی۔ جانتی تھی کہ بھاوج کو تو انکار کا بہانہ چاہیے۔ فریدہ نے افق کو جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے کہا تاکہ وہ بھائی سے عصبہ کا ہاتھ مانگ سکیں۔ فری اس جانب سے اٹھنے والے سارے اعتراضات کا منہ توڑ جواب رکھنے میں لگی رہیں اور بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تاجور ان کی سوچ سے بھی آگے کی دنیا دیکھ رہی تھی۔ وہ دور رس نگاہوں سے بیٹی کے چہرے پر افق کو دیکھتے ہی اترنے والے محبت کے رنگوں کو پہچان لیا۔ یہ ان کے لیے ناقابل برداشت بات تھی۔ خواب دیکھنے کی کچی عمر ان پر بھی آئی تھی۔ عصبہ کا اپنی پھوپھو کے گھر جانے کے لیے بے چین رہنا، بہانے سے افق سے فون پر لمبی باتیں کرنا، باپ کے سامنے ہر وقت پھوپھو کی تعریفیں کرنا، وہ چوکنا ہو گئیں۔ تاجور کی روک ٹوک کے باوجود وہ اکثر کالج سے سیدھے پھوپھو کے گھر چلی جاتی اور ماں کو وہاں سے فون کر کے بتاتی تو وہ تن فن کرتی رہ جاتی۔ تاجور کو بیٹی کے رنگ ڈھنگ نے ہولا دیا۔ انہوں نے اسی لیے عصبہ کے لیے آنے والے رشتوں پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا۔ وقاص کا رشتہ مرزا صاحب کے جاننے والوں کے توسط سے آیا۔ وہ وقاص کے شاندار فیملی بیک گراؤنڈ سے بری طرح متاثر ہوئی۔ لڑکا ان کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ یوں جھٹ پٹ وقاص کے گھر والوں کو ہاں کر دی گئی۔ عصبہ ماں کی جلد بازی پر روتی رہ گئی، مگر تاجور نے اس معاملے میں اس کی ایک نہ سنی۔ ادھر فری عصبہ کا ہاتھ مانگنے کا پلان ہی بناتی رہ گئیں اور ان کے بھائی بیوی کے ساتھ منگنی کی مٹھائی لے کر ان کے یہاں بھی پہنچ گئے۔ وہ بھائی کے یوں غیریت برتنے پر منہ دیکھتی رہ گئی۔ افق البتہ اس بے وقتی پر غصے میں بائک اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ افق، مجھے کچھ کہنا ہے، عصبہ نے مدھور آواز میں پکارا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ تم یہاں؟ عصبہ کو اپنے کمرے میں پا کر اس کے دل کی حالت عجب ہونے لگی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عصبہ کالج کے سفید یونیفارم میں سرسوں کا زرد پھول بنی ہوئی تھی۔ افق کو ایسا لگا جیسے وہ ایک خواب کی کیفیت میں ہو۔ اس کا سوگوار چہرہ، زرد پڑتی رنگت، متورم آنکھیں جن کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ افق نے دکھ سے اپنی زندگی کو دیکھا جو چند روز قبل تک کھلا گلاب لگتی تھی۔ ہاں بولو، کیا اب بھی کچھ رہ گیا ہے؟ اس نے استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ پلیز افق۔ اس کا چہرہ مزید اتر گیا۔ کیا میرے برباد ہونے کا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ تاک کر ایک اور وار کیا۔ ایسے لہجے میں مجھ سے بات نہ کرو، میری مجبوری کو سمجھو۔ اس کی آنکھوں سے شفاف موتیوں کی لڑی گرنے لگی۔ سب کی مجبوریوں کو میں ہی دیکھوں؟ کوئی میری حالت پر بھی تو ترس کھائے۔ وہ بلبلا اٹھا۔ تم کتنے بے درد ہو گئے ہو، میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ وہ اذیت سے چیخ پڑی۔ افق کو کیا خبر کہ وہ اضطراب کی کن کڑی منزلوں کو طے کر کے آخری بار اس سے ملنے آئی تھی۔ چند سنہری پل اپنی یادداشت میں محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنے والدین کا دل توڑ کر خوشیاں حاصل کرنے کا جرم نہیں کر سکتی۔ وہ ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر رو دی۔ جان سے عزیز ہستی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا محبت کرنے والے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اف، میں کس موڑ پر آ گیا ہوں جہاں آگے بڑھنا ممکن نہیں اور پیچھے ہٹنے پر دل آمادہ نہیں۔ افق نے بال نوچ لیے، زبان ایک دم بند ہو گئی۔
اس کی سرخ آنکھوں سے ضبط کے باوجود ایک قطرہ زمین پر گرا اور کھو گیا۔ وہ اسوا کی مجبوری سمجھتا تھا، مگر جسم سے جان نکلنے کی اذیت اس سے سہی نہیں جا رہی تھی۔ اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود اسوا کو یوں بچوں کی طرح سوں سوں کر کے روتا دیکھ ٹشو سے اس کی چھوٹی سی ناک پونچھنے لگا۔ اسوا کے ہونٹوں پر ایک درد بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ بھی زبردستی مسکرا دی۔ گلابی شفون پر بوٹل گرین بنارسی پیچ ورک اور نفیس کام والا ایک نامور ڈیزائنر کے یہاں سے تیار کردہ عروسی لباس نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ تاجور نے فخر سے ساری بری بڑے حال میں سجا دی۔ سسرال سے آیا ہوا قیمتی سامان اس کے سامنے پھیلا ہوا تھا، پھر بھی دل میں کوئی امنگ یا خوشی کا کوئی احساس نہ جاگا۔ واؤ اسوا، ساری چیزیں بہت زبردست ہیں۔ ساری کزنز نے سسرال سے آئی ہوئی بری دیکھنے کے بعد اسے مبارکباد دینا شروع کر دی۔ اف، سینڈل تو دیکھو کتنی آفت ہے۔ سنہری نگوں سے جڑی خوبصورت ہائی ہیل ہاتھ میں لے کر سونیا چیخی۔ مجھے تو لگتا ہے ساری شاپنگ وکاس بھائی نے بہت دل لگا کر خود کی ہے۔ ایک ایک چیز اپنی قیمت بتا رہی ہے۔ بڑی خالہ کی عینی نے اپٹن کی زردی میں لپٹی اسوا کو ٹہوکا مار کر چھیڑا۔ اس سے مسکرایا بھی نہیں گیا۔ پتہ ہے آپی کی ساس نے اتنا خوبصورت سونے کا بڑا بھاری سیٹ چڑھایا ہے۔ اس کی چھوٹی بہن حسنہ کے لہجے میں اطراہٹ سمٹ آئی۔ محفل میں موجود رشتہ دار خواتین تاجور کی دور اندیشی پر واہ واہ کرنے لگی، جنہوں نے ایسے دل والے لوگوں میں رشتہ جوڑا۔ ساری کزنز بھی اسوا کی خوش قسمتی کو دل ہی دل میں سراہتے ہوئے اپنے لیے بھی ایسے ہی بر کی دعا مانگ رہی تھیں۔ اسوا کی نگاہیں اچانک فری پھپھو کے چہرے پر جا ٹکیں، جہاں اپنی سب سے قیمتی چیز کھونے کا ملال طاری تھا۔ افق کی یاد نے جیسے یکدم اسے جکڑ لیا۔ وہ ایک دم بے چینی محسوس کرنے لگی۔ اس ماحول میں دم گھٹنے لگا۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ فری پھپھو تو 2 دن قبل یہاں آ کر رک گئی تھی، مگر افق 1-2 گھنٹے کے لیے مہمانوں کی طرح آتا اور تقریب میں شرکت کر کے چلا جاتا۔ اسوا سارے شور ہنگاموں سے بیزار ہو کر دھیرے سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا لیٹی۔ آنسو پلکوں کی باڑ سے رستہ بناتے بہہ نکلے۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرانے لگا تو اس نے اٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گر گڑا کر اپنے دل کے سکون کی دعائیں مانگی۔ دل کی کیفیت بدلنے لگی، رفتہ رفتہ قرار آنے لگا۔ اسوا نے آنکھیں موند لیں۔ اسوا خلاف توقع صبح کافی دیر تک سوتی رہی۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اسے کسی نے اٹھایا بھی نہیں۔ خود ہی منہ ہاتھ دھو کر وہ بالوں کو سمیٹتی باہر نکل آئی۔ ہر سو خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ حیران پریشان ماں کے کمرے کی جانب بڑھی۔ آپ ہی اندر نہیں جائیے گا، ممی کو دوا دے کر لٹایا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ حسنہ نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر جانے سے روکا۔ اچھا، مگر رات تو ممی ٹھیک تھیں، اچانک کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اسوا نے حیرانی سے چھوٹی بہن کی روئی روئی سی صورت دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ بس تھک گئی ہیں، حسنہ نے ڈرتے ڈرتے کہا اور نگاہیں چرا لیں۔ 1 منٹ، تم ذرا میرے کمرے میں چلو۔ اسوا کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں کھینچتی ہوئی لے آئی۔ کمرہ لوک کر کے مڑی تو حسنہ کی سسکیاں کانوں میں پڑی۔ کیا ہوا؟ اسوا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ آپی، دراصل وکاس بھائی کی امی نے رشتہ توڑنے کی دھمکی دی ہے، حسنہ نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اسوا ہکا بکا بہن کا منہ تکنے لگی۔ رشتہ توڑنا چاہ رہی ہیں؟ وہ کیوں؟ اسوا کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شادی سے 4 دن پہلے ان کی یہ دھمکی بلا جواز تھی۔ وہ بہن کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دینے لگی تاکہ وہ مزید کچھ بتانے کے قابل ہو سکے۔ محترمہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ تو ان کے معیار کے نہیں نکلے، وہ صرف بڑے گھر کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئیں، حسنہ نے دانت کچکچا کر بتایا۔ انہوں نے یہ کیسی بات کر دی؟ اسوا کو بھی غصہ آنے لگا۔ اصل میں جب یہاں سے آپ کے جہیز کا سامان گیا تو وہ ان کو پسند نہیں آیا۔ انہوں نے اس میں 100 کیڑے نکالے۔ اس کے بعد وکاس بھائی کے کپڑے، جوتے، شیونگ کٹ وغیرہ جو بھی سامان یہاں سے گیا، اس پر انہوں نے سمد بھائی کو خوب سنائیں۔ بقول ان کے وکاس تو ڈیزائنرز کے سوٹ اور برانڈڈ چیزیں استعمال کرتا ہے۔ ہم نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، مگر آپ نے اس کا صرف ناپ لیا
और बाकी अपनी मर्ज़ी के आम से सूट बनवा दिए जो हमारे मयार के हरगिज़ नहीं हैं। इससे तो हमारे ख़ानदान में नाक कट जाएगी। उन्होंने अपनी बरी में भेजी जाने वाली एक एक कीमती चीज़ का हवाला देकर शोबाजी की। समद भाई तो अफसुर्दा से सर झुकाए वहाँ से लौट आए। हुस्ना ने रोते हुए बताया तो उसवा कपकपा उठी। अपने बड़े भाई का किसी के सामने भी झुका हुआ सर देखना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। ओह अच्छा, फिर क्या हुआ? उन दोनों के दरमियान खामोशी का एक तवील वक्फा आया। फिर उसवा ने पूछा, फिर क्या होना था? उन्होंने दुल्हा के जोड़े जूतों के लिए 2 लाख की डिमांड की है। हुस्ना की दुखी आवाज़ ने उसवा का दिल चीर दिया। वो जानती थी कि उसके बाबा और भाई ने अपनी हैसियत से बढ़कर जहेज़ दिया है, मगर लालच की कोई हद नहीं होती। वकास की फैमिली के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं, इसलिए उनसे मुकाबलेबाजी बेकार थी। अब जबकि सारी जमा पूंजी शादी के अखराजात पर लग चुकी थी, इस तरह की फरमाइश उन लोगों पर यकीनन जबर होगी। वो काफ़ी देर तक टहल टहल कर कुछ सोचती रही, फिर एक अज़म के साथ कमरे से बाहर निकली। बड़ा हाल जो कल तक शादी ब्याह के गीतों से गूंज रहा था, लड़कियों की हंसी की खनक और औरतों के हंसी मजाक ने यहाँ एक समा बांधा हुआ था, आज उसका मंजर ही बदल गया। हर शय पर अनदेखी उदासी का कब्जा था। उसवा आगे बढ़ी तो उसके पैरों तले आकर गुलाब और गेंदे की पत्तियाँ पिस गईं। वो अंदर दाखिल हुई। असदुल्ला और समद सबके बीच में सर झुकाए बैठे थे। उनके इर्द गिर्द करीबी रिश्तेदार बैठे इजहार अफसोस कर रहे थे। ख़ानदान के 2-4 बड़ों पर मुश्तमिल टीम वकास के घर जाने को तैयार खड़ी थी ताकि बिगड़ती बात बनाई जा सके। कोई माली मदद की पेशकश कर रहा था ताकि ख़ानदान की लड़की इज्जत से अपने घर की हो सके। वो सब इतने मसरूफ़ थे कि किसी ने भी उसवा की आमद का नोटिस नहीं लिया। 1 मिनट चचा अनवर और मुइज़ खालू, आपकी मदद का शुक्रिया, मगर मैं बाबा और भाई को मज़ीद ऐसी किसी परेशानी में नहीं डालूँगी। उसवा के मज़बूत लहजे पर सभी चौंक उठे। वहाँ एकदम खामोशी छा गई। उसवा, यहाँ बड़े बात कर रहे हैं, तुम अपने कमरे में जाओ। ताजवर ने सोफ़े पर लेटे लेटे बेटी को डांट पिलाई। सबसे बुरी हालत उन्हीं की हो रही थी। मम्मी, यहाँ मेरी किस्मत का फ़ैसला किया जा रहा है। मुझे जानते बूझते उन लालची लोगों में ब्याहने की तदबीरें की जा रही हैं। मैं कैसे चुप रहूं? आप लोग एक बात सोचें, शादी से पहले उनका ये हाल है तो निकाह के बाद जब वो मजबूत हो जाएंगे फिर वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? उसवा ने अपना मुकदमा लड़ना शुरू किया। सब खामोशी से उसे सुनने लगे। ए लड़की, तुम क्या चाहती हो? हम सब हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें? वो लोग रिश्ता ख़त्म करके हमारे ख़ानदान का तमाशा बना दें? बड़ी खाला ने नाक खुजाते हुए तेज़ लहजे में सवाल किया। नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ आप लोग खुद फ़ोन करके ये रिश्ता ख़त्म कर दें। यूँ उनका तमांचा उनके मुंह पर जा पड़ेगा। उसवा ने सर से सिरकता दुपट्टा कस कर वापस टिकाया और अपना फ़ैसला सुनाया। उसकी हिम्मत पर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। फरी फूफो ने निगाहों ही निगाहों में उसे दाद पेश की। उन्हें भी वकास के घर वालों का चलन ठीक नहीं लग रहा था, मगर ताजवर उन मियाँ बीवी की हमदर्दी को भी शक की निगाह से देखती, इसलिए ज़ुबान बंद किए बैठी रही। इस लड़की का तो दिमाग ख़राब हो गया है, एक दाग लग जाएगा, हर तरफ हंसी उड़ाई जाएगी। मर्द पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं धरता, सारा कसूर औरत का नज़र आता है। सब कहेंगे आखिर शादी होते होते क्यों रुक गई? ताजवर ने हाथ नचाकर कहा। उनका बीपी ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। अच्छा, मेरी आखिरी बात भी सुन लें, फिर आप लोगों का जो फ़ैसला होगा मैं उस पर सर झुका दूंगी। वो धीरे से बोली। बेटी, कहो क्या कहना है? असदुल्ला ने उसके सर पर हाथ फेरा और इजाज़त दी। वो दिल से उससे मुत्तफ़िक होने लगे थे। उसने निगाह उठाकर भाई को देखा। समद ने भी सर हिलाकर इजाज़त दी। अभी तो मैं अपने घर पर हूँ, किसी का मुझ पर बस नहीं। इस पर उन लोगों का ये हाल है, शादी के बाद तो वो हर मौके पर अपने स्टेटस को हमारे रिश्ते के बीच लाएंगे। आप लोगों से हर चीज़ में मुकाबला किया जाएगा। बिलफर्ज अभी कर्जा लेकर उनकी फरमाइश पूरी कर भी दी गई तो बाद में क्या होगा? वो तो ऐसी ही तवक्कुआत बांध बैठेंगे। क्या आप लोगों में सारी उम्र बेजा फरमाइशें पूरी करने का हौसला है?
उसवा के चेहरे पर सच्चाई की छाप, उसका अंदाज ताजवर के दिल में उतरता चला गया। ये भी तो सोचो, रिश्ता ख़त्म होने के बाद दुनिया कितनी हंसी उड़ाएगी, छोटी बहन पर क्या असर पड़ेगा। ताजवर नीम रजामंद होने लगी तो एक और अंदेशे ने सर उभारा। मम्मी, आज के इनकार से मेरे दामन पर गंदगी के चंद छींटे ज़रूर पड़ेंगे, मगर उन लोगों ने जिस किस्म की जहनियत और सोच का मुजाहरा किया है, कुछ बाईद नहीं। ये भी तो हो सकता है कि कल किसी और बात पर इख्तलाफ राय हो जाए और वो परवानाए आज़ादी मेरे हाथों में थमाकर मुझे वहाँ से चलता करें। उसके बाद सारी उम्र के लिए माथे पर वो दाग लग जाएगा जो कभी मिटाए नहीं मिटेगा। ऐसी बात करते हुए उसवा की आवाज़ गुलूगीर हो गई। वो रुकी नहीं, बाहर की तरफ भागी। फरी दुपट्टे से आंखें मसलती हुई उसके पीछे चल दी। ताजवर समेत सब लोगों ने इन बातों से इत्तफाक किया। असदुल्ला ने मशवरे के बाद फ़ोन मिलाया और बड़ी हिम्मत से लड़के वालों को इनकार कर दिया। खाने का ऑर्डर दिया जा चुका है, अजीज़ों में दावतनामे बट गए हैं, बैंक्वेट हॉल बुक हो गया। ऐसे में इनकार करके मैंने कोई गलती तो नहीं की? असदुल्ला ने सर पर हाथ रखकर पूछा। भाई परेशान ना हो, आपने कुछ गलत नहीं किया। फरीदा ने उन्हें तसल्ली दी। बाकी लोग जा चुके थे मगर वो आज रुक गई थी। अब क्या होगा मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। असदुल्ला ने काफ़ी अरसे बाद बहन से दिल की बात की। भाई ऊपर वाले पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। फरीदा ने भाई के हाथ पर अपना हाथ रखा। आह! ताजवर ने आह भरी और भीगी हुई नज़रों से उसवा के कमरे की तरफ देखा जहाँ सरे शाम से अंधेरा छाया हुआ था। अब मैं और सब लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अभी तो रिश्ता ख़त्म होने की बात सिर्फ करीबी लोगों को पता है। वो फ़िक्रमंदी से बोले। भाई आप सारी फ़िक्रों को एक तरफ रखें और मेरी बात सुनें। मैं आज अपना दामन फैलाकर उसवा का रिश्ता अपने उफ़क़ के लिए मांगने आई हूँ। शादी इसी तारीख पर इसी जगह होगी। आप मेरे लिए बाप की जगह हैं, मुझे हमेशा नवाजा है। इस बार भी हाँ बोलकर उसवा को मेरी बहू बना दें। फरी ने भाई भावज की जानिब देखकर आजिज़ी से कहा। असदुल्ला तो जैसे जी उठे, उनका दिमाग भांजे की तरफ गया ही नहीं था। एक बार उफ़क़ से भी पूछ लो, अभी उसवा का रिश्ता ख़त्म हुआ है, वो जवान लड़का है, उसे कोई एतराज़ ना हो। असदुल्ला ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। भाई अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने आपको इतनी बाहिम्मत बेटी से नवाजा है। उफ़क़ को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। आपसे बात करने से पहले ही मेरी उससे फ़ोन पर तवील बात हो चुकी है, फरीदा ने खुशगवार अंदाज में बताया। असदुल्ला ने सुकून की सांस ली, फिर बीवी की जानिब देखा जो खामोशी से भाई बहन की बातें सुन रही थी। भाभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नकली पत्थर की लालच में असली हीरे को गंवाने की गलती कभी नहीं करूँगी। ये भी नहीं समझिएगा कि कोई तरस खाकर दामन फैला रही हूँ। मेरी शुरू से ही ये ख्वाहिश रही कि उसवा उफ़क़ की दुल्हन बने। अब तो आप लोगों की हाँ का इंतज़ार है। फरी ने भाई भावज के गिर्द बाजू फैलाकर नरमी से कहा। हुस्ना जो थोड़ी देर कबल चाय लेकर आई थी, उसके पैर खुशी के मारे वहीं जम गए। चलो ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। ताजवर ने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आगे बढ़कर नंद को गले लगा लिया। वो दुनिया की हकीकत जान चुकी थी। एक बार फिर खालिस रिश्तों से मुंह मोड़ने की गलती कैसे करती। उफ़क़ भाई कहाँ हैं? उन्हें तो बुला लेती। हुस्ना ने मोहब्बत से पूछा। वो भी यहाँ पहुँचने वाला होगा। मेरे बच्चे की शादी इतनी अचानक हो रही है तो क्या हुआ, उसके भी तो अरमान हैं। हम लोग उसवा के लिए ख़रीदारी करने अभी जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। फरी ने पेशकश की तो हुस्ना ने सर हिलाकर हामी भर ली। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है, तुम तैयारी कर लोगी? ताजवर ने हैरत से पूछा। शुक्र है, जेवर तो तैयार रखे हैं, बस फ़िलहाल अरूसी लिबास और दूसरे लवाजमात ख़रीदना है। बाकी शॉपिंग उसवा शादी के बाद खुद कर लेगी। फरी ने बताया तो ताजवर ने भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। अच्छा किया जो उफ़क़ की दुल्हन के लिए जेवर पहले ही बनवा कर रख लिए। ताजवर ने रिलैक्स होकर पाँव फैलाए। असदुल्ला मुतमईन होने के बाद दूसरे काम निपटाने चल दिए। नहीं भाभी, अम्मी के दिए हुए जेवरात मैंने अपनी अकलौती बहू के लिए ही तो रख छोड़े थे, अब वो ही काम आएंगे।
परी ने मुस्कुराकर बताया। ताजवर के चेहरे का रंग लम्हे भर को फीका पड़ा। इसके बाद वो मुस्कुरा दी। दिल में बड़ी मीठी सी लहर उठी थी। फूफो, मैं 2 मिनट में आई। हुस्ना पेट पकड़कर बड़ी बहन के कमरे की जानिब दौड़ी। इतनी बड़ी खुशखबरी उससे अकेले हजम नहीं हो रही थी। आखिर हमारी मोहब्बत की जीत हो गई ना। मामू के घर के आगे गाड़ी खड़ी करने के बाद उफक ने एक तवील अंगड़ाई लेकर सोचा। किस्मत ने उसकी वक़्त सब पर जाहिर कर दी थी। वो मुकम्मल हो गया था। मोहब्बत पा लेने की खुशी उसके चेहरे से अयां थी। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये अफसाना पसंद आया होगा। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।